हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके इन्फो ट्यूबर में। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री को कंप्लीट करने के बाद और ज्योग्राफी को पढ़ने जा रहे हैं। और ज्योग्राफी में सबसे पहले करवाऊंगी 8th क्लास की, क्योंकि इसमें 6 ही चैप्टर हैं और ये एक एक करके 5-6 दिन में हो जाएंगे। तो आज वाला चैप्टर है थोड़ा छोटा है, गला मेरा थोड़ा ख़राब है, इसलिए मैं छोटी ही वीडियो बनाऊँगी। तो ये सबसे छोटा चैप्टर है संसाधन वाला, ये मैं करवा देती हूँ आज। तो संसाधन क्या होते हैं? मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रही थी। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंगा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से हर चीज़ उपयोगी, आपको भी पता है, डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। तो मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि अम्मा ने कहा ये संसाधन है। जो चीज़ें हम उपयोग करते हैं वो सब संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। जो भी हमारी डेली रूटीन की ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए जिन भी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं वो सारे क्या होते हैं? संसाधन कहलाते हैं। तो अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस बिजली का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, साइकिल, पाठ्य पुस्तक, जिसका भी उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि संसाधन क्या है, कि जिस भी चीज़ का प्रयोग हम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं वो सारे संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है और उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वो भी संसाधन है। तो उसमें देखो, जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तु का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी है। एक वस्तु अर्थात पदार्थ की उपयोगिता या प्रयोज्यता भी एक ही बात है। प्रयोज्यता का मतलब क्या है? उपयोगिता। उसे एक संसाधन बनाती है भी। जो भी चीज़ है जिसको हम उपयोग करते हैं उसकी जो भी उपयोगिता है उसको एक संसाधन बना देती है। तो आपको समझ आ गया, ये प्रयोज्यता का मतलब और उपयोगिता का मतलब एक ही होता है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन बनती कैसे है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका उपयोग और उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं, तभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। क्योंकि जब तक हम उपयोग नहीं करेंगे तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं होगी, हमारे लिए वैल्यू नहीं होगी तो हम उसका मूल्य नहीं जानेंगे, और मूल्य नहीं होगा तो फिर वो संसाधन कैसे होगा। तो मूल्य का अर्थ क्या होता है? महत्व। मतलब ये नहीं है कि मूल्य का अर्थ आप पैसे लगा रहे हो, नहीं, उसका महत्व कितना है आपकी लाइफ में। कोई भी चीज़ जिसको आप उपयोग कर रहे हो इसका मतलब वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है तो उसका मूल्य है तो महत्व है, एक ही बात है। तो मूल्य का अर्थ होता है महत्व। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ चीज़ें हमें पैसे दे के मिलती है, कुछ नेचुरल भी मिल जाती है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे हम सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, उनका मूल्य होता है। लेकिन एक मनोरम भू दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। हम बहुत एक प्यारा सा दृश्य देखते हैं, जो जैसे बारिश होने के बाद का दृश्य देख लिया हमने, या नेचर का कोई भी दृश्य देख लिया, तो उसका मूल्य नहीं होता, लेकिन वो है हमारे लिए बहुत अच्छा, क्योंकि हमारी सांसों के लिए अच्छी हवा लेना बहुत अच्छी बात है। दोनों हमारे लिए ज़रूरी है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो इसके लिए कहते हैं कि कई चीज़ों का मूल्य आर्थिक मूल्य होता है और कईयों का आर्थिक मूल्य नहीं होता, लेकिन वो ज़रूरी दोनों होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो संसाधन नहीं है, संसाधन है वो हमारे लिए। एक होता है पेटेंट करवाना। पेटेंट जैसे एकमात्र अधिकार से, जैसे सिर्फ एक ही बंदे का अधिकार है उस चीज़ के ऊपर, दूसरा उसका यूज़ नहीं कर सकता, या दूसरा उसको मतलब उसका अधिकार नहीं होता दूसरे का। इसका तात्पर्य क्या होता है? किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है, अकेले बंदे का अधिकार है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं, और आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। जैसे दादी ने कोई भी बात बता दी, उसका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वो पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, जैसे वही चीज़ लिख के अगर मेडिकल वाले बेचते हैं तो हम पैसे में खरीद के लाते हैं, तो वहाँ उसका मूल्य हो जाता है। उसके बाद में आता है समय और प्रौद्योगिकी। दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, सबसे बड़ी बात तो यही है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। अगर मनुष्य नहीं होगा तो वो सोचेगा क्या वो आविष्कार करेगा, क्या उसके विचार होंगे? विचार भी तो मनुष्य के माइंड में आते हैं, फिर उसको ज्ञान होता है, आविष्कार करता है या कोई भी चीज़ की खोज करता है, तो ये सब होता है। बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का जो प्रचलन हुआ, पहिए के आविष्कार से परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ, जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। तो
ये सब चीज़ें हैं वो संसाधन बन गई। अब इसमें देखो शब्दावली। प्रौद्योगिकी क्या होता है? किसी भी कौशल को, किसी भी कार्य को करने या वस्तु को बनाने में जो भी हम लेटेस्ट जो हमारा ज्ञान जो होता है उसका जो प्रयोग करते हैं नई नई टेक्निक के साथ में, उसको बोलते हैं प्रौद्योगिकी। संसाधनों के प्रकार कौन से होते हैं? संसाधनों के प्रकार में संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित में एक तो होते हैं कृत्रिम और एक होते हैं प्राकृतिक होते हैं, जो हमें नेचर ने दिए, एक मनुष्य ने बनाए हैं। तो दो टाइप के होते हैं संसाधन, एक प्राकृतिक होते हैं, कृत्रिम होते हैं। कृत्रिम वो होते हैं जो मनुष्य ने बनाए हैं, प्राकृतिक वो होते हैं जो हमें नेचर से मिले हैं। अब प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, ये पूछा जा सकता है आपके पेपर में। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कर, जैसे वायु है जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं जो धरती से निकलते हैं। झीलों में जल मिलता है, नदियों में जल मिलता है, वो भगवान बारिश करता है तभी होती है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता भी होती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में भी विभाजित किया जा सकता है। अब जो प्राकृतिक संसाधन है उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय कौन से होते हैं? नवीकरणीय वो होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत, मतलब दोबारा से उनका यूज होता है, दोबारा से हम उसको प्रयोग में ला सकते हैं, रिसाइकिल हो सकता है। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल है, मृदा है और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग है, वो उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनका भंडार सीमित है, जो एक बार अगर खत्म हो गया तो दोबारा उसका यूज़ नहीं हो सकता, और ये अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक होती है इनकी। इस प्रकार के संसाधन, अगर प्राकृतिक संसाधन, सबसे पहले तो ये संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक मानवीय, मानव निर्मित और दूसरा कृत्रिम। उसके बाद में जो प्राकृतिक वाले हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। जैसे कोयला है, एक बार अगर जल गया, खत्म हो गया तो दोबारा यूज़ नहीं होगा उसका। पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, तो एक बार अगर खत्म हो गई तो दोबारा उसी का रिसाइकल नहीं हो सकता। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण है वो भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। भी कहाँ किस टाइप के साधन है वो यूज होंगे, वो सब हमारे क्या है, हम कौन से भूभाग पे रहते हैं, कहाँ गर्म है, कहाँ ठंडा इलाका, उस हिसाब से यूज होता है। जलवायु कैसी है वहाँ की, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है या नीची जगह है, तो उस हिसाब से यूज होती है वो। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अब शब्दावली में देख लेते हैं। संसाधन का भंडार, ये उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा, भी संसाधनों का हम कितना प्रयोग करते हैं। उसके बाद मानव निर्मित संसाधन हमने पढ़े पहले, प्राकृतिक दो प्रकार के थे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब हम पढ़ रहे हैं मानव निर्मित। मानव निर्मित में क्या है, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल लिया जाता है। मतलब जैसे लोहा हमें प्रकृति से मिला है, लेकिन लोहे को कूट पीट के जो भी चीज़ बनाता है वो मनुष्य बनाता है ना, उसको कृत्रिम बना देता है, मतलब मानव निर्मित बना देता है। उसका लोहे की कोई भी चीज़ तैयार कर दी तो वो फिर मानव निर्मित हो जाएगी वो चीज़ तो। लेकिन लोहा खुद तो एक प्राकृतिक है जो धरती से उसको निकाला गया है, लेकिन लोहे से जो बनी वस्तुएं हैं वो तो मनुष्य ने पैदा की है ना, तो वहाँ पे उसका मूल्य लग जाता है। फिर ऐसा उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, और हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। उसके बाद में है मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। उनके पास ज्ञान हो, इतनी कुशलता हो और उनके पास नए नए आइडियाज़ हों जो वो यूज कर सके, एक टेक्निक लगा सके। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। मनुष्य तो एक बहुत ही विशेष स्पेशल टाइप का है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। लोग क्या है? मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब इसमें देखो, सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? तो उसके दिमाग में फिर विचार आया, हाँ क्यों नहीं। ये सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाए। तो
उसके बाद देखो मानव संसाधन क्या होता है। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या, उनकी योग्यता से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में इतना मतभेद है, इतना होते हुए इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि जो मनुष्य की कार्य कुशलताएं हैं या मनुष्य का जो माइंड है वो भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करता है। उसके बाद में आता है हमारा संसाधन संरक्षण। हमारे जितने भी संसाधन हैं उनका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पे सारा जल सूख गया और सारे पेड़ कट गए और वहाँ पर न तो छाया थी न कुछ खाने पीने के लिए था। तो लोग परेशान हो रहे थे क्योंकि संरक्षण नहीं था साधनों का। प्रकृति ने हमें संसाधन तो दे दिए, पेड़, वायु, हवा जो भी है, लेकिन हम उनका संरक्षण कितना करते हैं। पानी को हम फालतू में वेस्ट करते हैं या पेड़ पौधों को काटते हैं, खाने पीने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहता, तो फिर वो संरक्षण नहीं हुआ ना। और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच में हो सकता है ऐसा सपना? मतलब उसने सपना देखा ऐसा कि सपने में ऐसा हुआ। तो उनकी मम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधन के प्रति सतर्क नहीं रहते, मतलब जिन संसाधनों का हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं उनके प्रति हम सतर्क नहीं रहते, तो वो बहुत दुर्लभ हो सकते हैं। दुर्लभ का मतलब बहुत कम हो जाएंगे, मिलना मुश्किल हो जाएगा। और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित समाप्त हो जाएंगे। अनवीकरणीय तो पहले ही निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर जल गई कोई चीज़ तो दोबारा यूज थोड़ी होगी। तो राजू ने पूछा, हम सब इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखना, सतत पोषणीय विकास क्या होता है मैं बताऊंगी इसका। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों के लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तु उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया और कागज बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काट दिया। उसने स्पष्ट किया कि कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, जैसे लुगदी वगैरह बनाने के लिए। तो मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में बिजली है वो व्यर्थ ना हो। मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य वो पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय जो संसाधन है उनके उपयोग है वो सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जल की या जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि है वो कम से कम की जाए। अब हमने क्या देखना है, सतत पोषणीय क्या होता है। जो भी हमारे पास संसाधन है, संसाधन का मतलब आपको समझ आ गया होगा, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो वो साधन उनका सावधानीपूर्वक उपयोग करना, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ियों की भी आवश्यकताएं पूरी होती रहे। उसको बोलते हैं सतत का मतलब निरंतर, पोषणीय का मतलब पोषण मिलता रहे, और विकास का मतलब उसका विकास होता रहे। तो किसी भी संसाधन को इतना ही यूज़ करना जितना आपको ज़रूरत है। फालतू में पानी वेस्ट नहीं करता, फालतू में आपको लाइट वेस्ट नहीं करनी। तो वो सब चीज़ें ताकि आने वाले टाइम के लिए बची रहे, तो उसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। अब इसके सिद्धांत क्या होते हैं? जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी पर जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, और पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, और समुदायों के अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना। तो आज का ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें आंसर आपको मिल ही जाएगा। आप लेसन आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आंसर तो आप दे ही दोगे। मैं इसमें आंसर बिल्कुल नहीं करवाऊंगी, क्योंकि आपने लेसन पढ़ लिया, छोटा सा लेसन, आपको खुद को इसका आंसर है वो क्वेश्चन है वो निकालने हैं इसमें से। ठीक है, मैंने वैसे साथ साथ सारा कुछ बता दिया है, और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपका काम यही होमवर्क है आपका कि आप क्वेश्चन आंसर है वो खुद निकालेंगे। इसमें आंसर आप खुद देंगे, आपको लेसन कितना समझ आया कितना नहीं आया यही पता चलेगा इससे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर देना।